Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and in this video we are going to study the 7th class social studies book. As you know dear students, we have started the first lesson in previous video. जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं फर्स्ट लेसन इस बुक का, एंड आई हैव पोस्टेड वन वीडियो ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का एक वीडियो में पोस्ट कर चुका हूं, एंड वी हैव स्टडीड अप टू हियर इन दैट वीडियो. उस वीडियो में हम लोग यहां तक स्टडी कर चुके हैं इस फर्स्ट लेसन को. बट आई वॉन्ट टू make a revision, a brief revision of that portion of the lesson in this video also. लेकिन मैं उस पिछले वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने स्टडी करवाई है, उसका एक छोटा रिवीजन मैं आपको करवाना चाहता हूं ताकि आप लोग उस लेसन के पार्ट से कनेक्ट हो सकें, ताकि आप इस लेसन को ठीक से अंडरस्टैंड कर सकें. सो आई एम ट्राइंग टू रिवाइज यू द प्रीवियस वीडियो. इसलिए मैं पिछले वीडियो को थोड़ा सा एकदम ब्रीफली, बहुत ही संक्षेप में आपको रिवाइज कराने वाला हूं. सो लुक ऑन द स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं दैट ए ह्यूज कंसंट्रेशन इज वेरी नेसेसरी इन दिस बुक. बहुत ही एक एकाग्र चित्तता यानी ध्यान को एक जगह रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी इस बुक में. बिकॉज देर आर मैनी डिफिकल्ट वर्ड्स, देर आर मैनी न्यू वर्ड्स आर कमिंग इन द चैप्टर्स ऑफ सोशल साइंस. बहुत सारे नए वर्ड, बहुत सारे टिपिकल वर्ड यहाँ पर इस लेसन में या इस सोशल साइंस में आ रहे हैं. सो वी हैव टू मेक ए कंसंट्रेशन ऑन द सब्जेक्ट. इसलिए सब्जेक्ट पे बहुत सारा कंसंट्रेशन, एकाग्र चित्तता बहुत ही जरूरी है. सो मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें ताकि आप चीजों को समझ पाएं. डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक इज ट्रेसिंग चेंजेज. इस बुक का जो फर्स्ट लेसन है वो है ट्रेसिंग चेंजेज, यानी चेंजेज का पता लगाना, चेंजेज के बारे में जानना, चेंजेज को ट्रेस करना. चेंजेज यानी बदलाव. अब कौन से बदलावों के बारे में हम यहां पर जान रहे हैं, तो उसके लिए नीचे लिखा है थ्रू ए 1000 ईयर्स. 1000 ईयर्स यानी 1000 साल, थ्रू यानी से, 1000 सालों से जो चेंजेज हुए हैं पिछले 1000 सालों में, या कौन से 1000 सालों की बात हो रही है वो भी इस लेसन में हम पढ़ चुके हैं. 1000 सालों में जो चेंज हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, उनके बारे में जानना, उनका पता करना, ये इस बुक का फर्स्ट लेसन है. और इस लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं. मैं कुछ खास बातें आपको रिवाइज कराना चाहूंगा कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में उसको बांटा गया है. द एंसेंट यानी प्राचीन, मेडिवल यानी मध्यकालीन, मध्य युग, एंड द मॉडर्न और आधुनिक युग. ऐसे 3 टाइम पीरियड्स में हमारे हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है. यहां पर इस सेक्शन में, यानी हिस्ट्री का जो सेक्शन हम लोग इस बुक में या इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे 700 सीई से लेकर 1800 सीई के बीच में. तो 700 सीई का मतलब है कॉमन इरा, जिसको हम सन भी कहते हैं. सन 700 से लेकर सन 1800 तक का जो इतिहास है, इस दौरान जो घटनाएं हुई, इस दौरान जो चीजें हुई, उनके बारे में हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे, इस सेक्शन में यानी इस भाग में पढ़ेंगे. अगर आप कैलकुलेट करेंगे 700 से लेकर 1800 तक, तो 1100 ईयर्स बनते हैं, यानी 1100 वर्षों का ये इतिहास हम लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे. ये हम लोग पढ़ चुके हैं सारी चीजें. तो इस सेक्शन में इन 1100 वर्षों के बोलियां, वहां की न्यू ड्रेसिंग स्टाइल यानी कपड़े कैसे पहनते थे लोग, कैसी बिल्डिंग्स थी, कैसे मोनामेंट्स यानी स्मारक थे, इन 1100 वर्षों में जो भी चीजें हुई थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा कि अरब लोग थे, विदेशी लोग भारत में आए इस दौरान. ये जो 1100 वर्षों का इतिहास है भारत का, इसमें बहुत सारे विदेशी लोगों ने भारत में आगमन किया. कई लोग
व्यापारी बनकर आए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये अरब लोग थे ये ट्रेडर्स के रूप में आए, यानी व्यापारियों के रूप में आए। तुर्किश लोगों ने आक्रमण किया हमारे देश पर सन 1000 में, और उन्होंने यहाँ पर सल्तनत कायम की। उनके सुल्तान ने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया। उनकी जो लैंग्वेज थी वो पारसी थी, तो पर्सियन, इंग्लिश में उसको पर्सियन कहा जाता है। पर्सियन वॉज देयर कोर्ट लैंग्वेज। उनकी जो कोर्ट लैंग्वेज यानी न्याय की भाषा थी, न्यायालय की भाषा थी, वो पर्सियन थी, फारसी थी। और उन्होंने जब यहाँ पर सल्तनत कायम की तो उसी समय में यहाँ पर कई डायनेस्टीज थी, यानी कई राजवंश थे। और उन राजवंशों को हटाकर जो ये तुर्किश लोग थे इन्होंने यहाँ सल्तनत कायम की। लेकिन उनके आने से पहले भारतीय कई ऐसे डायनेस्टीज थे, जो राजवंश थे, उनमें आपस में संघर्ष हुआ। तो वो कौन से प्रसिद्ध राजवंश थे, उनके नाम भी इसमें आए थे। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, ये कुछ प्रोमिनेंट डायनेस्टीज थी, यानी प्रसिद्ध राजवंश थे भारत के, जिनके बीच में आपस में संघर्ष हुआ। और उन्हीं की फूट का फायदा उठा करके तुर्किश लोगों ने यह सल्तनत स्थापित की। और उसके बाद में जो 16th सेंचुरी में, यानी 16वीं शताब्दी में, देखिए 13वीं शताब्दी में तो ये सन 1000 में, यानी 10वीं शताब्दी में तुर्किश लोगों ने आक्रमण किया। उसके बाद उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में, यानी उसके बाद में मुगल लोगों का आक्रमण हुआ, मुगलों का यहाँ पर आक्रमण हुआ और मुगल सल्तनत स्थापित हुई भारत में 16वीं शताब्दी में, जहां उन्होंने तुर्किश लोगों को हटाया और मुगलों ने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद मुगल जो लोग भारत में आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से वो लोग आए थे, और उन्होंने भारत में बहुत सारा गहरा प्रभाव डाला। मैग्निफिसेंट इम्पैक्ट उन्होंने भारत पर डाला। उनकी जो नीतियां थी, उनकी जो पॉलिसीज थी मुगलों की, उसके कारण से भारत की कई चीजें बदल गई। उन्होंने नए नए कपड़े वो लोग खुद पहनते थे, वैसे कपड़े पहनने का प्रचलन भारत में शुरू किया। जो खाना वो खाते थे अपने एरिया में, वो खाना भारत में शुरू किया। और लैंग्वेजेस भी वो अपनी उन्होंने भारत में शुरू की। इसके अलावा आम, तंबाकू, ये ग्रेप्स, आइस, चिलीज यानी मिर्ची, ये सारी चीजें मुगल पीरियड के दौरान भारत में आई हुई थी। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक तरह से एक ब्रीफ समरी आपके सामने रखी है, संक्षिप्त वर्णन छोटा सा रखा है, ताकि आपको एक बार याद आ जाए कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टुडेज पार्ट ऑफ द लेसन। हमारा आज का जो पार्ट है लेसन का, वो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेट्स लुक ऑन द स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। ईरान्स, अफगान्स, तुर्क्स एंड तुरानीज, ये कुछ बाहर के लोगों को संबोधित किया गया है। ईरान के लोगों को ईरानीज, अफगानिस्तान के लोग अफगानी, और अफगान्स, तुर्की देश के लोगों को तुर्क्स, और तुरानीज ये भी मध्य एशिया के से आए हुए लोग थे। तो ये कुछ बाहर के जो विदेशी नागरिक या विदेशी लोग थे, उनके लिए ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। ईरानीज, अफगान्स, तुर्क्स एंड तुरानीज माइग्रेटेड इनटू इंडिया, ये भारत में विस्थापित हुए, यानी भारत में आए। थ्रू आउट दिस पीरियड, इस पूरे पीरियड के दौरान, कौन से पीरियड की बात हो रही है? ये पीरियड हो रहा है 700 से लेके और 1800 सी के बीच का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। तो इस पूरे समय के दौरान ये जो विदेशी जातियां या विदेशी जो लोग थे, ये भारत में माइग्रेटेड होते रहे, विस्थापित होते रहे, यानी भारत में आकर के बसते रहे। मोस्ट ऑफ देम वर सूफी सेंट्स, उनमें से ज्यादातर लोग सूफी संत थे। एंड स्कॉलर्स, और विद्वान थे। सूफी एक अलग प्रकार का धार्मिक धर्म कह सकते हैं उसको, इस्लाम से जुड़ा हुआ, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग या उसी में इंक्लूडेड मान सकते हैं। तो सूफी एक परंपरा है, मूलतः इस्लाम में से निकली हुई एक परंपरा है सूफी। तो सूफी संत थे वो, जो भारत में लोग माइग्रेटेड हुए, भारत में आकर के लोग बसे इस समय के दौरान। उनमें से ज्यादातर लोग सूफी सेंट्स थे, यानी सूफी संत थे, और स्कॉलर्स यानी विद्वान थे। दे केम फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेज, वो आए दूर की स्थानों से। सच एज टर्की, जैसे कि टर्की देश से, तुर्की देश से। इन द वेस्ट,
वेस्ट यानी पश्चिम में तुर्की से आए वो लोग। पश्चिम, वेस्ट यानी भारत के पश्चिम का हिस्सा जो मैं आपको शो करना चाहूंगा मैप में, ये अपना इंडिया है, इसका वेस्ट यानी इस साइड से तुर्की जो लोग बहुत दूर दूर से आए, मतलब भारत में यहां पर ये कहना चाह रहे हैं डिस्टेंट प्लेसेज से, यानी दूर दूर के स्थानों से लोग भारत में आकर के बसे। तो वहां तुर्की जो लोग आए थे वो इंडिया के वेस्ट से, और यहां से अभी जो बताया जाएगा अगला कि मंगोल ये ईस्ट से आए। मंगोल जो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो मंगोलिया जो है वो चाइना का पार्ट है अभी। तो चाइना इधर है अपने ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में। आप जानते हैं किसी भी मैप में ईस्ट ऊपर होता है और ईस्ट इस साइड में है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट राइट साइड में और वेस्ट इधर। तो ईस्ट यहां पर ईस्ट यानी ये जो पूर्वी जो हिस्सा होता है उसको ईस्ट कहते हैं। तो जब ईस्ट की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा इस साइड की बात हो रही है, वेस्ट की बात करें तो इस साइड की बात हो रही है, नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है। तो अभी जो बताया गया है कि जो तुर्की लोग आए वो वेस्ट से आए और वो बहुत दूर से आए भारत में, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। दे केम फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेज, वे दूर के स्थानों से आए, सच एज टर्की, जैसे कि तुर्की से, इन द वेस्ट, वेस्ट में से आए यानी पश्चिम में से, जैसे तुर्की जैसे दूर के स्थानों से वो भारत में आए, एंड मंगोलिया इन द ईस्ट, और ईस्ट में मंगोलिया यानी पूर्वी, भारत की पूर्वी दिशा से ईस्ट से जो मंगोलिया है जो चाइना का एक पार्ट है अब, तो वहां से भी इतनी दूर दूर से लोग भारत में आए। कमिंग ऑफ दीज न्यू पीपल, इन नए लोगों के आने से, चेंज्ड, इन नए लोगों के आगमन ने, चेंज्ड यानी बदल दिया, मैनी थिंग्स इन इंडिया, भारत में कई चीजों को चेंज कर दिया। ये लोग जब भारत में आए दूर दूर से, तुर्की से आए, जो वेस्ट भारत का जो वेस्ट साइड है वहां से तुर्की से आए, ईस्ट में मंगोलिया से आए, और भी कई देशों से भारत में जो लोग आए, उन्होंने, उनके जो आगमन ने, कमिंग ऑफ दीज न्यू पीपल, इन नए लोगों के कमिंग यानी आगमन ने, चेंज्ड मैनी थिंग्स इन इंडिया, इस उनके आगमन ने भारत में कई चीजों को चेंज कर दिया, बदल दिया। वी विल रीड, हम पढ़ेंगे, अबाउट मैनी सच चेंजेज, ऐसे कई बदलावों के बारे में, इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में हम ऐसे कई चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि बाहर के ये जो दूर दूर से लोग आए, इनके आने से भारत में क्या चीजें चेंज हुई, इनके बारे में हम लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे। हिंदुस्तानी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, राजस्थानी, उड़िया, असमी एंड बंगाली, ये सारी लैंग्वेजेज हैं जो भारत की हैं, भारत में जो डेवलप हुई, ऐसी कुछ लैंग्वेजेज का नाम दिया गया है। वर सम ऑफ द मैनी लैंग्वेजेज, ये कुछ कई ऐसी भाषाओं में से ये कुछ भाषाएं हैं, लैंग्वेजेज हैं, विच डेवलप्ड, जो कि विकसित हुई, एंड फ्लरिश्ड, और फली फूली, इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में। ये कुछ लैंग्वेजेज हैं जो भारत के, इंडिया के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में डेवलप हुई और फ्लरिश हुई यानी विकसित हुई और फली फूली। हाउएवर, हालांकि, अलोंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन स्क्रिप्ट्स, ये दो यहां पर नाम आए हैं, अरेबिक यानी अरबी और पर्शियन यानी फारसी। अरबी और फारसी दो भाषाएं हैं जो मुगलों के साथ या जो विदेशी जातियां भारत में आई उनके साथ भारत में आई, ये भाषाएं, ये लिपियां, और इन्होंने फिर भारत में उसका प्रभाव भी पड़ा। तो ये जो दो शब्द यहां आए हैं, अरेबिक और पर्शियन, अरेबिक का मतलब है अरबी, पर्शियन यानी फारसी। तो ये कुछ भाषाओं, भारतीय भाषाओं के नाम आए थे। अब जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है, हाउएवर, हालांकि, अलोंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन, अरबी और फारसी स्क्रिप्ट्स यानी लिपियों के इंट्रोडक्शन के साथ साथ, यानी इन दो लिपियों का इंट्रोडक्शन, ये अरबी और फारसी जो लिपियां थी, स्क्रिप्ट्स थी, इनका भारत में, इनका इंट्रोडक्शन होने के साथ साथ, यानी इनका परिचय का मतलब है इनका आगमन, भारत में अरबी और फारसी स्क्रिप्ट्स के आगमन के साथ साथ ए न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा, कॉल्ड उर्दू, जिसको उर्दू कहा गया, वॉज डेवलप्ड, वो भी डेवलप हुई भारत में।
लोकल लैंग्वेजेस तो डेवलप हुई अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन्स में, लेकिन अरबी और फारसी जो बाहर से आई हुई स्क्रिप्ट्स थी उनके साथ साथ में एक नई लैंग्वेज भी डेवलप हुई, विच वॉज यूनिक, जो अद्वितीय थी। यानी कोई चीज अकेली जो होती है उसको यूनिक कहते हैं, तो वो केवल इंडिया की थी। वो एक ऐसी उर्दू नाम की एक लैंग्वेज डेवलप हुई विच वॉज यूनिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए यूनिक थी। यानी केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही वो पाई जाती है या वो प्रचलित हुई उर्दू। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन यानी भारतीय, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप होता है, सब कॉन्टिनेंट यानी उपमहाद्वीप। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये उर्दू जो लैंग्वेज थी वो अरबी और फारसी के साथ एक नई लैंग्वेज भी डेवलप हुई भारत में, जिसको उर्दू कहा गया। लेट्स गो इन द नेक्स्ट पेज। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, यस, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स यानी ऐतिहासिक दस्तावेज। रिकॉर्ड्स यानी जो पुरानी चीजें हम लोग रखते हैं सुरक्षित, उनको रिकॉर्ड्स कहते हैं, दस्तावेज कह सकते हैं हम। हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ऐतिहासिक दस्तावेज, एग्जिस्ट यानी जो उपस्थित है इन वेरियस लैंग्वेजेज, अलग अलग भाषाओं में। ऐतिहासिक दस्तावेज यानी इतिहास से जुड़ी हुई चीजें जो कि अलग अलग भाषाओं में एग्जिस्ट यानी उपस्थित हैं, विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली, जो कि बदल चुकी है, काफी बदल चुकी है, ओवर द ईयर्स, वर्षों के साथ साथ। यानी इतिहास की जो चीजें हैं जो आज हमें उपस्थित है, हमारे पास में एग्जिस्ट है, आज जो उपलब्ध है ऐतिहासिक, वो रिकॉर्ड्स जो आज उपलब्ध है वो समय के साथ साथ, ईयर्स के साथ साथ यानी वर्षों के गुजरने के साथ साथ काफी मात्रा में चेंज हो गए हैं। यानी समय के साथ साथ जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उनमें चेंज होता गया। मेडिवल पर्सियन, अब देखो चेंज कैसे होता गया, उसके उदाहरण यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे समय के साथ साथ चीजें चेंज होती गई। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी चेंज होते गए, जैसे जैसे भाषाएं बदलती गई, जैसे जैसे भाषाओं का प्रभाव बदलता गया, वैसे वैसे हिस्टोरिकल चेंज भी आता रहा। एक उदाहरण यहां पर दिया गया है, इसको ध्यान से आप समझिए कि कैसे चीजें बदलती गई, कैसे शब्दों का अर्थ भी बदलता गया। मेडिवल पर्सियन यानी मध्य युग की जो फारसी थी, फारसी एक लैंग्वेज थी जो बाहर से आई, अभी हमने पढ़ा है अरेबियन और पर्सियन। पर्सियन यानी फारसी, अरेबियन यानी अरबी। तो अभी बात हो रही है पर्सियन की, फारसी भाषा की। मेडिवल पर्सियन यानी मध्यकाल की जो फारसी भाषा थी, फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मध्यकाल की फारसी भाषा का। मेडिवल पर्सियन, मध्यकाल की फारसी भाषा, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन। जो मध्यकाल में फारसी भाषा चलती थी वो मॉडर्न पर्सियन यानी आधुनिक काल में अभी जो फारसी भाषा चल रही है उससे डिफरेंट थी, वो अलग थी। फारसी वो भी थी, पर्सियन वो भी थी, पर्सियन अभी भी है, लेकिन दोनों पर्सियन होते हुए भी समय के साथ साथ चेंज हो गई है, वो बदलाव आ गया उसमें। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड, द डिफरेंस इज नॉट जस्ट रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबुलरी। ये जो डिफरेंस आया है मेडिवल पर्सियन में और मॉडर्न पर्सियन में, जो डिफरेंस आया है ये केवल मात्र ग्रामर और वोकेबुलरी का ही नहीं है, यानी केवल व्याकरण और शब्द ज्ञान का ही बदलाव नहीं आया है, बट लेकिन द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो मीनिंग होता है, शब्दों का जो अर्थ होता है, आल्सो चेंज ओवर टाइम, समय के साथ वो भी बदल गया है। यानी शब्दों का अर्थ तक बदल गया है। भाषा वही है, पारसी, पर्सियन लैंग्वेज है, लेकिन जो मेडिवल पर्सियन थी, जो मध्यकाल की पर्सियन थी, वो मॉडर्न आज जो पर्सियन की जाती है उसमें शब्दों के अर्थ तक बदल चुके हैं। अब कैसे बदल चुके हैं, एक एग्जाम्पल यहां पर हम लेंगे ये समझने के लिए कि मेडिवल पर्सियन और जो प्रेजेंट वाली जो मॉडर्न पर्सियन है उसमें शब्दों के अर्थ कैसे बदल गए हैं, मीनिंग ऑफ वर्ड्स कैसे चेंज हो गए हैं।
आइए एक उदाहरण देखते हैं यहां पर हम हिंदुस्तान शब्द का। हिंदुस्तान एक शब्द है, कैसे समय के साथ साथ इसका मीनिंग बदलता गया, ये हम इस उदाहरण में देखेंगे, तो उससे हमारे को समझ में आएगा कि चीजें कैसे बदलती रही। लेट्स टेक द टर्म हिंदुस्तान। आइए एक टर्म लेते हैं हिंदुस्तान, एक शब्द है हिंदुस्तान, इसको हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। टुडे वी नो इट एज इंडिया, आज हम इसको इंडिया के रूप में जानते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, आज का जो हमारा देश है वो उस इंडिया जो है जिसको हम कहते हैं, उसको हम हिंदुस्तान के रूप में इंडिया को जानते हैं। जो मॉडर्न नेशन स्टेट, आज का हमारा जो राष्ट्र है इंडिया, उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं आज। When the term was used, जब ये टर्म यूज की गई इन द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में, जब ये हिंदुस्तान जो शब्द है ये 13वीं शताब्दी में यानी 13th सेंचुरी में जब इसको यूज किया गया, इस टर्म को, बाई मिनहाज ई सिराज। एक मिनहाज ई सिराज नाम का व्यक्ति था। कौन था? एक क्रॉनिकलर, एक क्रॉनिकलर था वो। क्रॉनिकलर का मतलब है इतिहास लेखक। मैंने कुछ वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं जो एकदम डिफिकल्ट वर्ड हैं, एकदम टेक्निकल टाइप के वर्ड हैं, जो सोशल स्टडी से जुड़े हुए वर्ड हैं, एकदम नए। उनके वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिए हैं हिंदी में, ताकि आप जब कभी इनको स्टडी करें तो आपको दिक्कत नहीं हो, उनका अर्थ आप जान सकें। तो एक मिनहाज ई सिराज नाम का एक क्रॉनिकलर था। क्रॉनिकलर यानी इतिहास को लिखने वाला था मिनहाज ई सिराज। 13वीं शताब्दी में 13th सेंचुरी में उसने जब हिंदुस्तान शब्द का यूज किया, तो हिंदुस्तान शब्द किसके लिए यूज किया उसने 13वीं शताब्दी में? हु वर्कड इन पर्सियन, जो फारसी भाषा में काम करता था, वो मिनहाज ई सिराज जो था, ही मीन्ट द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। उसने जो ये हिंदुस्तान शब्द यूज किया वो किस लिए किया था? ही मीन्ट, उसका मतलब था द एरियाज ऑफ पंजाब, पंजाब का एरिया, हरियाणा, हरियाणा का एरिया, एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, और गंगा और यमुना के बीच की जो लैंड है, जो जमीन है, ये जो एरिया है, इतना इतना ही केवल। मैं आपको मैप में बताना चाहूंगा। इसने बताया पंजाब का एरिया, तो पंजाब यहां पर है, हरियाणा का एरिया ये यहां पर है, और गंगा और यमुना लगभग यहां पर है, इनके बीच का एरिया यानी आप मानिए ये वाला एरिया। बस इतने इतने एरिया के लिए उसने ये हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया था 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में मिनहाज ई सिराज नाम के एक क्रॉनिकलर ने, जो इतिहास को लिखने वाला था। तो केवल इतने से एरिया के लिए उसने हिंदुस्तान ये टर्म यूज की। ही यूज्ड द टर्म इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, उसने पॉलिटिकल यानी राजनीतिक संदर्भ में इस टर्म को यूज किया था, यानी राजनीतिक हिसाब से उसने ये शब्द प्रयोग किया था हिंदुस्तान। अब राजनीतिक हिसाब से कैसे किया था? फॉर लैंड्स, उस धरती के लिए उसने ये शब्द प्रयोग किया था, दैट वर ए पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ दिल्ली सुल्तान, यानी उस समय दिल्ली के सुल्तान के अंडर में जितनी जमीन थी, उस धरती को उसने ये हिंदुस्तान शब्द के रूप में प्रयोग किया था। यानी उस टाइम में जब उसने ये हिंदुस्तान टर्म यूज की, तब दिल्ली का जो सुल्तान था, जो भी था उस टाइम, उसके अंडर में यही एरिया था, पंजाब का एरिया, हरियाणा का एरिया और गंगा यमुना के बीच का जो लैंड है, ये इतना एरिया ही उस टाइम में, उस समय में जो दिल्ली का सुल्तान था उसके अंडर में इतना ही एरिया था। और उस हिसाब, राजनीति के हिसाब से, यानी उसके अंडर में जो एरिया था, उसके लिए उसने इस केवल इतने से एरिया के लिए उसने हिंदुस्तान जो टर्म है वो यूज की थी 13वीं शताब्दी में मिनहाज ई सिराज ने। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म, ये जो एरिया इस टर्म में इंक्लूड किया गया, यानी जो इस हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत जो एरिया उसने शामिल किया था, शिफ्टेड अलोंग विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, ये शिफ्टेड यानी बढ़ता गया या खिसकता गया, अलोंग विद द एक्सटेंट, विस्तार के साथ। किसके विस्तार के साथ?
एक्सटेंट यानी विस्तार होता है। किसके एक्सटेंट के साथ ये एरिया बढ़ता गया या खिसकता गया? ऑफ द सल्तनत, जो दिल्ली की सल्तनत थी, जो दिल्ली का जो सुल्तान था, जैसे जैसे उसका एरिया बढ़ा, उसने नए नए एरिया को जीतता गया, वैसे वैसे हिंदुस्तान शब्द में नए नए एरिया जुड़ते गए। ये बढ़ता गया, शिफ्ट होता गया, इसका जो इंक्लूडेड एरिया है वो शिफ्ट होता गया सल्तनत के एक्सटेंट के साथ, यानी सल्तनत के विस्तार के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत जो एरिया उसने शुरुआत में यूज किया था, वो धीरे धीरे जैसे जैसे सल्तनत बढ़ती गई वैसे वैसे उसका वो एरिया बढ़ता गया। बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड, यानी हालांकि ये एरिया बढ़ता गया धीरे धीरे, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड, लेकिन इस टर्म में कभी भी शामिल नहीं था साउथ इंडिया, जो दक्षिणी भारत है, नीचे का जो भारत है, साउथ इंडिया। मैं आपको शो करना चाहूंगा, ये नीचे का जो हिस्सा है इंडिया का, ये साउथ इंडिया कहलाता है, ये नीचे का, क्योंकि ये साउथ में है, तो साउथ वाला जो इंडिया है ये नीचे नीचे का, इसको साउथ इंडिया कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना, ये कभी भी उसमें शामिल नहीं था। ठीक है, ये इधर का एरिया कुछ बड़ा होगा दिल्ली के सुल्तान का, तो एरिया बढ़ता गया हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत, उसने जो काम में लिया था हिंदुस्तान शब्द, लेकिन उसमें भी कभी भी साउथ इंडिया इंक्लूडेड नहीं था। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब है इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी यानी विपरीत, इस चीज के विपरीत, टू दिस, कॉन्ट्रेरी टू दिस, इसके विपरीत, इन द अर्ली 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, अर्ली का मतलब होता है पहले, पहली 16th सेंचुरी यानी 16वीं, ये बात हो गई 13वीं शताब्दी की, मिनाजी सिराज वाली, यानी 13th सेंचुरी में उसने हिंदुस्तान शब्द यूज किया, और वो इतने से एरिया के लिए किया, थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया बाद में एरिया, लेकिन उसमें साउथ इंडिया कभी शामिल नहीं रहा। अब बात आती है 16th सेंचुरी की, तो 16th सेंचुरी में मुगलों का आगमन हो गया भारत में। तो 16th सेंचुरी में प्रारंभ में बाबर यूज्ड द टर्म हिंदुस्तान, बाबर ने हिंदुस्तान टर्म का यूज किया टू डेस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, द जियोग्राफी, भूगोल का, ज्योग्राफी का वर्णन करने के लिए बाबर ने फिर हिंदुस्तान शब्द यूज किया 16वीं शताब्दी में। द फूना एंड द कल्चर, पशु और कल्चर यानी संस्कृति, यहां की जो पशु वर्ग था और जो संस्कृति थी, जो कल्चर थी, ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये सब कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप किसको बोला जाता है? देखो, महाद्वीप तो एशिया है अपना, वो तो बहुत बड़ा है, इंडिया उसका पार्ट है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, उसमें ये साउथ इंडिया भी शामिल है। देखो, एक कुछ जो सीमाएं हैं, ऐसी प्राकृतिक सीमाएं हैं जो भारत को सेपरेट करती है। उत्तर में हिमालय है, इधर हिमालय पर्वतमाला है, इधर का एरिया ये लास्ट इधर ईरान तक का एरिया है। इधर साउथ में अपन जाएं तो इधर वाटर आ जाता है, वाटर भारत को अलग सेपरेट कर देता है। इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, नीचे इंडियन सी, हिंद महासागर। तो ये नीचे जल आ जाता है, इधर हिमालय आ जाता है, और हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है इधर तक। तो ये जो इसके बीच का एरिया है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। इसको उपमहाद्वीप मानते हैं। यानी बाबर ने पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए हिंदुस्तान यूज किया शब्द, और वो इस हिंदुस्तान शब्द के द्वारा यहाँ के जो पशु वर्ग है या यहाँ की जो कल्चर है, संस्कृति है, इस पूरे एरिया के बारे में वो बताना चाहता था। तो उसने हिंदुस्तान इस रूप में प्रयोग किया, हिंदुस्तान शब्द का। तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था मैप के थ्रू। तो 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में, बाबर यूज्ड द टर्म हिंदुस्तान, बाबर ने हिंदुस्तान टर्म यूज की टू डेस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, द ज्योग्राफी, भूगोल का, द फूना, पशु वर्ग, एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स यानी निवासी, इनहेबिटेंट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो निवासी थे उनकी संस्कृति, यहाँ का पशु वर्ग, यहाँ का भूगोल, जियोग्राफी, इन सब चीजों का डेस्क्रिप्शन करने के लिए, डेस्क्राइब करने के लिए, इनका वर्णन करने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड उस रूप में यूज किया 16th सेंचुरी में। तो बदला कि नहीं बदला इसका अर्थ?
पहले कहाँ पर, ऊपर का केवल नॉर्थ इंडिया था उसमें, लेकिन साउथ इंडिया कभी नहीं था। लेकिन बाबर ने जब हिंदुस्तान शब्द यूज किया तो उसमें पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, पूरा भारत उसमें शामिल था। तो बदला, हिंदुस्तान वर्ड का जो मीनिंग था वो बदल गया समय के साथ साथ। और देखिए कुछ उदाहरण और हैं कि कैसे शब्दों का अर्थ बदला। द विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड ग्रामनी। जो गांव का जो हेडमैन होता था, पहले प्राचीन भारत में गांवों का जो मुखिया होता था, हेडमैन, द विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड ग्रामनी। गांव के मुखिया को ग्रामणी कहते थे प्राचीन भारत में। इन द अर्लियर टाइम, प्राचीन समय में, वाइल, जबकि, नाउ ही केम टू बी नोन, अब उसको जाना जाने लगा एज मुकद्दम, अब उसको मुकद्दम कहने लगे। मुगलों का जब टाइम आ गया, मुगल बाहर के लोग भारत में आए, साम्राज्य स्थापित किया, यानी 10वीं शताब्दी के बाद में जब ये तुर्किश आए, उसके बाद 16th सेंचुरी में मुगल आए, तो बाद में फिर उस जो गांव का मुखिया जिसको ग्रामणी कहते थे उसको मुकद्दम कहने लगे। बदल गया, शब्द बदल गया। यू विल आल्सो नो, आप ये भी जानेंगे, अबाउट न्यू नेम्स फॉर ऑफिसर्स, अफसरों के भी नए नए नाम निकाल दिए फिर। सच एज अमिल्स, अमिल एक नए, ये अफसरों के नाम हैं ऑफिसर्स के। पहले अलग नाम होते थे प्राचीन भारत में, अब क्या क्या नाम हो गए, अमिल हो गया, मुंसिफ हो गया, मीर बख्शी हो गया। मीर बख्शी किसको बोलते थे, सेनापति को, सेनापति को मीर बख्शी नाम निकाल दिया। चौधरी नाम है, तहसीलदार है, ये सब मुगलों के या बाहर के जो शब्द हैं उनसे निकले हुए नाम, एटसेट्रा आदि। ये कुछ नाम है अफसरों के। तहसीलदार तो आज भी चलता है शब्द, तहसीलदार। तो ये सब अरबी और फारसी भाषाओं के शब्द हैं। इन अर्लियर टाइम्स, प्राचीन समय में, द रूलर्स वर नॉन एज राजा, निजाम, नवाब। प्राचीन समय में जो रूलर यानी शासक थे, जो शासन करने वाले थे, वर नॉन एज, उनको जाना जाता था किस रूप में, राजा के रूप में। निजाम कहते थे, नवाब उनको कहा जाता था। एम्परर, और जो शासक होते थे यानी जो राजा, वो भी कुछ नाम वो भी चलते थे। और एम्परर और जो शासक थे, अब उनको प्राचीन काल में किस नाम से जाना चाहता था, पादशाह एंड आलमपनाह। आलमपनाह कहते थे, यानी इतने सारे नाम चलते थे राजाओं के लिए। पहले उनको राजा कहते थे, राजा भी उनको कहते थे, निजाम कहने लगे, नवाब कहने लगे, एम्परर कहने लगे, एज पादशाह भी शब्द चला, आलमपनाह चला। तो ये सारे शब्द उनके लिए बदलते गए। एंड गवर्नर एज सूबेदार, और गवर्नर को सूबेदार कहते थे, सूबेदार कहने लगे। आल्सो न्यू वर्ड्स सच एज परगना, और नए शब्द भी आए। जैसे परगना शब्द है, उसको परगना शब्द किसके लिए यूज किया जाता था, फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेज, गांवों का एक ग्रुप है, गांव का जो समूह होता था उसको परगना कहने लगे। सरकार फॉर प्रोविंस, प्रांत, प्रोविंस यानी प्रांत होता है, एक प्रांत को सरकार कहने लगे। एंड सिख फॉर ए डिस्ट्रिक्ट, और एक जिले को यानी डिस्ट्रिक्ट को सिख शब्द से कहने लगे। विल बी सीन बीइंग यूज्ड, ये काम में लेते हुए देखा जाने लगा बाद में, यानी शब्द बदल गए, शब्दों के अर्थ बदल गए। तो ये अपन ने कुछ शब्द पढ़े हैं जो कि बाद में उन मुगलों के और बाहर के लोगों के आने के बाद में बदलाव हुआ। इन द मेडिवल पीरियड, मध्यकाल में, ए फॉरेनर, जो फॉरेनर यानी विदेशी जिसको हम कहते हैं, फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर। मध्यकाल में जो फॉरेनर था वो एक अजनबी होता था, स्ट्रेंजर यानी जिसको हम जानते नहीं हैं। फॉरेनर जो था मध्यकाल में वो एक स्ट्रेंजर यानी अजनबी होता था, हु अपीयर्ड, जो सामने आता था, जिसको हम जानते नहीं हैं और जो हमारे सामने कोई आता था तो उसको अजनबी कहते थे, फॉरेनर यानी विदेशी कहते थे। से इन ए गिवन विलेज, किसी भी गांव में ऐसा कहते थे। समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, कोई भी जो उनके समाज का या उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं था उसको फॉरेनर वो कह देते थे, विदेशी कहते थे। यानी गांव में
जब गांव का जो सदस्य नहीं होता था या गांव का जो समाज होता था, वहां की जो कल्चर होती थी, उसका जो पार्ट नहीं होता था, जो हिस्सा नहीं होता था, उसको वो फॉरेनर कहते थे, विदेशी कहते थे। इन हिंदी द टर्म परदेसी, हिंदी में उसको वो परदेसी कहते थे गांव में। माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन, ये जो हिंदी में परदेसी शब्द आता है वो उस व्यक्ति को वर्णन करने के लिए यूज में आता था। ए पर्सन यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन, इस प्रकार के व्यक्ति को जो बाहर का, जो उनकी गांव के लोगों की सोसाइटी का यानी समाज का या कल्चर का हिस्सा नहीं होता था, बाहर का व्यक्ति होता था, उसको हिंदी में परदेसी शब्द उसके काम में आता था, परदेसी कहा जाता था हिंदी में उसको। सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति को। एंड इन पर्सियन अजनबी, और पारसी भाषा में उसको अजनबी कहते थे, जो वहां के अपने गांव के कल्चर का या वहां की सोसाइटी का पार्ट नहीं होता था, बाहर से आता था। तो उस व्यक्ति को हिंदी में अजनबी, हिंदी में परदेसी कहते थे, पारसी में अजनबी कहते थे। ए सिटी ड्वेलर्स, ड्वेलर का मतलब होता है निवासी, शहर में रहने वाला। देयरफॉर, इसीलिए, माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर, फॉरेस्ट ड्वेलर यानी जंगल में रहने वाला यानी वनवासी। जंगल में रहने वाले को जो सिटी ड्वेलर होता था, जो शहर में रहने वाला होता था, वो जंगल में रहने वाले को एज ए फॉरेनर, उसको विदेशी कहता था। यानी जो शहर में रहता था व्यक्ति, सिटी ड्वेलर, जो शहर में रहने वाला, जो शहर का वासी होता था, वो फॉरेस्ट ड्वेलर यानी वनवासी को फॉरेनर कहता था, अजनबी कहता था, विदेशी कहता था या परदेसी कहता था। बट पीजेंट्स, लेकिन जो किसान होते थे, लिविंग इन द सेम विलेज, जो उसी गांव में रहते थे, यानी बाहर शहर में रहने वाला जंगल में रहने वाले को परदेसी कह रहा था, कहता था, लेकिन किसान जो होते थे, पीजेंट्स का मतलब है किसान, बट पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज, लेकिन एक ही गांव में रहने वाले जो किसान होते थे वर नॉट फॉरेनर्स, लेकिन वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स नहीं होते थे, टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए। इवन दाऊ, हालांकि वे, दे में हैव हैड डिफरेंट रिलीजन्स, रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स, भले ही उनका धार्मिक रूप से या जातिगत रूप से बैकग्राउंड, यानी भले ही वो किसी भी जाति के होते थे या किसी भी धर्म के होते थे, लेकिन गांव में ही अगर वो रहते थे तो वो एक दूसरे के प्रति फॉरेनर नहीं रहते थे। यानी फॉरेनर, जो फॉरेनर किसको कहा गया, जो उनकी कल्चर का नहीं था या बाहर रहता था। तो फॉरेनर, विदेशी, अजनबी, उनको कहा जाता था जो बाहर का था, जो कल्चर का नहीं था। लेकिन शहर वाला, वन में रहने वाले को फॉरेनर बोलता था। तो यानी यहां पर ये बात कही गई है कि शब्दों का जो अर्थ है वो बदल जाता है। कई बार एक शब्द का अर्थ एक ही नहीं रहता है। यानी विदेशी को भी परदेसी कह रहे हैं, जंगल में रहने वाले को भी परदेसी कहते थे। शहर में रहने वाला जो सिटी ड्वेलर था, वो फॉरेस्ट ड्वेलर को यानी जंगल में रहने वाले वनवासी को फॉरेनर या परदेसी कह रहा था। और विदेश से आने वाला भी परदेसी है, वह जो दूर थोड़ा रहता है, जो उनकी कल्चर का पार्ट नहीं है, वो भी उनके लिए परदेसी है। तो परदेसी शब्द का अर्थ क्लियर नहीं है, यहाँ वाले को भी परदेसी कह रहे हैं, बाहर वाले को भी परदेसी कह रहे हैं, अजनबी, फारसी भाषा में अजनबी कह रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये शो किया गया है कि शब्दों का जो अर्थ है वो बदलता गया समय के साथ साथ। यहाँ पर हिंदुस्तान जो शब्द है उसका अर्थ कैसे बदला समय के साथ साथ। 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान शब्द का मतलब क्या था, 16th सेंचुरी में उसका क्या अर्थ हो गया। इसके साथ साथ जैसे जैसे बाहर के लोगों का प्रभाव बढ़ा, उनकी भाषाओं का प्रभाव बढ़ा, तो भारतीय जो शब्द चलते थे, ग्रामीणी चलता था गांव के मुखिया के लिए, उसको मुकद्दम कहने लगे। तो शब्द बदलते गए समय के साथ साथ, चेंजेज होते गए। ये यहाँ पर शो किया गया है अभी तक हमने जो पढ़ा है। बट डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर नाउ। अपना हो गया टाइम वीडियो का कंप्लीट, सो वी हैव टू कंप्लीट द वीडियो, फिनिश द वीडियो। वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेसन फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री को कितने पार्ट होते हैं, हिस्ट्री को बड़े रूप में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री। हिस्ट्री के ये पार्ट है, इनमें किस किस टाइप की हिस्ट्री पढ़ी जाती है। वी विल स्टडी ऑल अबाउट दीज, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इन
नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में. इन टूडेज वीडियो वी हैव स्टडीड अप टू हियर, यहां तक हमने पढ़ा है. डियर स्टूडेंट्स, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स विद ए कंसंट्रेशन. एक ध्यान को एकाग्र रखते हुए चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए. देर आर मेनी न्यू वर्ड्स, देर आर मेनी कॉम्प्लिकेशंस इन द सोशल साइंस फॉर अंडरस्टैंडिंग. समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ी सी चीजों को समझना पड़ेगा, बिकॉज देर आर मेनी न्यू वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश. इंग्लिश में बहुत सारे नए वर्ड्स यहाँ पर आते हैं जिनको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है. बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू वर्ड टू वर्ड, लेकिन मैं एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं. आई एम नॉट टेलिंग ओनली द सेंस. मैं केवल सेंस नहीं बता रहा हूं आपको, ये नहीं कर रहा हूं कि एक पैराग्राफ पढ़ दिया उसका अर्थ बता दिया. मैं वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं ताकि आपको एक एक वर्ड की जो मीनिंग है, जो अर्थ है उसका, वो क्लियर होता जाए. सो यू ऑल्सो हैव टू मेक द कंसंट्रेशन विद द सब्जेक्ट. इसलिए आपको भी सब्जेक्ट के साथ में कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, एकाग्रचित्त रहना पड़ेगा, तो आप इन चीजों को समझ पाएंगे. और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप भी करें. यू शुड लिसन द वीडियो, यू शुड वॉच द वीडियो वंस अगेन. एक बार वापस आपको देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए. अप टू व्हेन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझने में सक्षम हो तब तक उसको आपको देखना चाहिए. बुक्स आर आल्सो अवेलेबल. बुक्स भी अवेलेबल है ऑन द शॉप पर बुक्स अवेलेबल है. यू कैन बाय द बुक्स एंड यू कैन यूज द बुक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बुक्स भी आप खरीद सकते हैं, बुक्स अवेलेबल है. सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो. अगले वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स हम और भी पढ़ेंगे. ओके डियर, सी यू एंड बाय.